Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जब हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन वो फिनोमिना होता है जब बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर, आप स्पेसिफिकली प्लांट्स की बॉडी के अंदर की बात करो, प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा और वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो जब RuBisCO रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. और उसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट. दूसरा हमने क्या कवर किया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. तो जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कुछ फैक्टर्स हमारे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स की जब हम लोग बात करें वो होता है हमारा जेनेटिक प्री डिपोजिशन की वजह से, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सब का जो होता है ये पहले से ही फिक्स होता है. तो इंटरनल फैक्टर्स ऑलरेडी पहले से फिक्स होते हैं और वो किसी और चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. बात आती है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर. वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, मतलब वाटर का जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा. कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारा बढ़ता है. जैसे ही लाइट बढ़ती है तब भी हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है. पर टेम्परेचर क्या होता है? इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है. टेम्परेचर क्या होता है? रेट लिमिटिंग फैक्टर जिसको आप बोल सकते हैं. इसी पे डिवाइस हुआ था हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसमें यही कहा गया था कि एक केमिकल प्रोसेस को जब एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं तो कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि उसका लिमिटिंग फैक्टर होता है, यानी जो कि उसकी मिनिमम वैल्यू के पास होता है. जैसे कि फोटोसिंथेसिस के केस में हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा. टेम्परेचर जब ऑप्टिमम प्रेजेंट होगा तो ही हमारा रेट ऑफ सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है चल पाएगा. तो ये था हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और कुछ फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस. इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है वाइंड अप और हम लोग तैयार हो जाते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के चैप्टर को लेके. तो पहला क्वेश्चन है, बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4, वाई एंड हाउ. C3 और C4 प्लांट्स के बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे ना, तो उन डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या हम उन्हें एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो. हम कभी भी एक प्लांट को नहीं जज कर सकते कि वो या तो C3 है या फिर C4 है. क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल मशीनरी और उसकी इंटरनल कॉम्पोजिशन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो C3 या C4 कहलाया जाता है. तो जब हम बात करें, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वेदर अ प्लांट इज C3 और C4 बाय ऑब्जर्विंग इट एक्सटर्नली, लीव्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि प्लांट हमारा C3 है या फिर C4 है. However, the leaves of C4 plants have a distinguishing anatomy. Morphology नहीं, anatomy मतलब internal function. Internal function जो है वो difference होता है. तो हम उसे मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना. हम उसे मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख के एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. तो ये हमारा क्या होता है? इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फंक्शंस के ऊपर ही जो है डिवाइस होता है. क्रैन्स एनाटमी जो होती है, जो क्रैन्स एनाटमी होती है वो कौन डिस्प्ले करता है? हमारे C4 प्लांट्स डिस्प्ले करते हैं. कौन डिस्प्ले करता है? C4 प्लांट्स. तो क्रैन्स एनाटमी के अंदर क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, क्लोरोफिल भी ज्यादा होता है. इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड एट द सेल्यूलर लेवल.
C3 plants, they do not showcase this. Example, both wheat and maize, they are grasses, but wheat is a C3 plant while maize is a C4 plant. तो C3 और C4 जो है हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बाय द क्रैन्स एनाटॉमी, मतलब लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें जो कि बाहर से विजिबल नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली इट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, हम उसे नहीं अलग अलग देख सकते हैं, पर इंटरनली वो विजिबल होता है। तो एनाटॉमिकली वी कैन डिस्टिंग्विश इट, एनाटॉमिकली हम लोग उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली हम लोग उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो C4 प्लांट्स है वो कौन सी एनाटॉमी डिस्प्ले करते हैं? क्रैन्स एनाटॉमी, वो भी किसके अंदर? लीफ के इंटरनल फीचर के अंदर हमारी क्रैन्स एनाटॉमी जो है वो डिस्प्ले करते हैं। सो जब हम प्लांट को देखते हैं हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि वो C3 है या फिर C4 है। The leaves of C4 plants, they have a special anatomy called the Cran's anatomy. This makes them different from the C3 plants. Special cells known as the bundle sheath cells, जो उसमें बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा नंबर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। They are thick walled and they have no intercellular spaces, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। अगर देखो जैसे ये वैस्कुलर बंडल है हमारा C4 प्लांट के अंदर, ये क्या है हमारा? मैंने वैस्कुलर बंडल को VB से लिखा है, तो ये वैस्कुलर बंडल है, इसके आसपास में क्या होगा? इसके अंदर बंडल शीथ सेल्स होंगे। क्या होगा? बंडल शीथ सेल्स होंगे। बंडल शीथ सेल्स। तो ये बंडल शीथ सेल्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। बंडल शीथ सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज भी नहीं कर पाते। अब थिक वॉल्ड है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो कैसे ये जो है गैसियस एक्सचेंज कर पाएंगे? गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। ऑल दीज एनाटॉमिकल फीचर्स दे हेल्प प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन। जो मैंने फोटो रेस्पिरेशन आपको बताया था कि C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता, क्यों? क्योंकि अंदर C4 एसिड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल से वो किस में आ जाता है? बंडल शीथ सेल्स में, और उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है इन द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी थिक वॉल्ड के चक्कर में जो है ये फोटो रेस्पिरेशन भी डिस्प्ले नहीं करते हैं, जिससे कि इनकी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रैन्स एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बंडल शीथ सेल्स जो है वास्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर ज्यादा नंबर में होता है, थिक वॉल्ड होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर नहीं होता है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा मात्रा में होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हम लोग उनको बीच में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन अ C4 प्लांट दे कैरी आउट द बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे, येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव। C4 प्लांट्स के अंदर बहुत कम सेल्स हैं जो कि कैल्विन पाथवे कैरी आउट करते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। ऐसा क्यों? The plant productivity, it can be estimated by the rate at which photosynthesis takes place. Productivity किसके थ्रू हमें पता चलती है? The rate of photosynthesis की वजह से। जितनी ज्यादा productivity होगी, productivity it depends on rate of photosynthesis, ठीक है, यही बोला है इसमें। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा होगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी नेचुरली जो है ज्यादा आ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इसमें कम होता है, फोटो रेस्पिरेशन कम होता है और ये अंदर ही अपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है बढ़ा के रखते हैं। इसी वजह से इनका क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर अपने मैकेनिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अमाउंट ज्यादा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा था। In C4 plants, very few of the cells they carry out the biosynthetic pathway, yet they are highly productive for the following reason. They have a mechanism that increases the CO2 concentration at the site of enzyme. इनके अंदर कौन सा mechanism होता है कि C4 acid जो है इनके अंदर
इनके अंदर जो C4 एसिड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू, ब्रेक डाउन होके किस में चला जाता है, मीजोफिल सेल्स में, और मीजोफिल सेल से ये जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल्स में। तो जब मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जा रहा है तो इंट्रासेल्यूलर CO2 लेवल बढ़ जाता है, इंट्रासेल्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, तो जब इनके अंदर अपना कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा मौजूद होता है ना, जब इनके अंदर इतना ज्यादा मौजूद होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इनके अंदर ज्यादा हो गई, तो उस हिसाब से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो गई। द मेसोफिल सेल्स आर ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स दैट रिजल्ट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस द इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मैंने इधर बताया है। Rubisco functions as a carboxylase that minimizes the oxygenase activity। जब Rubisco इसके अंदर, Rubisco का मैंने आपको क्या बताया था, रुबिस्को जो है उसकी एफिनिटी किसकी तरफ ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा है। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का फंक्शन होता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये फोटो रेस्पिरेशन करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके ज्यादा अटैच करेगा और क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगा। तो इसी वजह से रुबिस्को जो है उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है। उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस मेक्स C4 प्लांट्स मोर प्रोडक्टिव। अब रेट इन फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि प्लांट्स जो है ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो वही इसके अंदर बताया गया है। Next question, Rubisco is an enzyme that acts both as a carboxylase and oxygenase. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plants? Again उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो Rubisco का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये हमारा Rubisco का फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर कार्बोक्सिलेज भी आ रहा है, ऑक्सीजनेस भी आ रहा है। कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होगा, CO2 फिक्सेशन, और ऑक्सीजनेस का मतलब क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेम अमाउंट में मौजूद होगी तो वो किसकी तरफ जाएगा, रुबिस्को कंबाइन करने के लिए, वो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल होती है। पर अगर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो नेचुरली रुबिस्को जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जाके ही बाइंड करता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम राइबुलोज बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कीटो शुगर, एंड रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। मोस्ट एबंडेंट एंजाइम हमारा कौन सा है, रुबिस्को है ऑन द अर्थ। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट इट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब ये दोनों से ही बाइंड करता है। पर हाई एफिनिटी किसके लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है। तो इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उससे बाइंड कर जाएगा। पर अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो किससे बाइंड करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। It is the relative concentration of carbon dioxide and oxygen that determines which of the two will bind to the enzyme. Rubisco carries out more carboxylation in C4 plants because these plants have a mechanism that increase the concentration of carbon dioxide. कैसे इंक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, इस वजह से कि C4 एसिड जब ब्रेक डाउन होता है इन मीजोफिल सेल्स, वो किस में मूव करता है, बंडल शीथ सेल्स में, और वो क्या करता है, इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है
at the enzyme site, and during the C4 pathway, when the C4 acid from the mesophyll cell is broken down in the bundle sheath cells, it releases carbon dioxide. So this results in increase in the intracellular concentration of CO2. So Rubisco functions as a carboxylase and it binds with the plants and carry out more carboxylation. जितनी कार्बोक्सिलेशन होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि C4 प्लांट्स के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि मेसोफिल सेल्स के अंदर C4 एसिड ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। Suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A, would it carry out photosynthesis? Chlorophyll A नहीं था but chlorophyll B था. Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? Chlorophyll A हमारी क्या होती है, हमारी major pigment होती है। हमारी major pigment कौन सी होती है, chlorophyll A। तो अगर मेजर पिगमेंट नहीं होगी, क्या एक्सेसरी पिगमेंट हमारी फोटोसिंथेसिस कैरी करने देगी, नहीं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दे एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल्स, दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं ड्यूरिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। दे फॉर्म द रिएक्शन सेंटर्स फॉर बोथ फोटोसिस्टम 1 and photosystem 2. Chlorophyll B and other biosynthetic pigments such as carotenoids, xanthophylls, they all are accessory pigments. उनका रोल क्या होता है, to absorb energy and transfer it to chlorophyll A. मतलब जो हमारी chlorophyll A है वो हमारी क्या है, मेन पिगमेंट है। वही किस में प्रेजेंट होती है, हमारे रिएक्शन सेंटर में मौजूद होती है। तो रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, उसके अंदर हमारी कौन सी पिगमेंट है जो कैरी आउट करती है, हमारी क्लोरोफिल ए उसके अंदर है, जो मेन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करती है। पर क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स ये क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो हमारा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है और उनको एमिट करता है ड्यूरिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसलिए अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। Carotenoids and xanthophyll they also protect the chlorophyll molecule from photo-oxidation. वो chlorophyll A molecule को photo-oxidation से भी बचाते हैं। Therefore, chlorophyll A it is essential for photosynthesis. If any plant were to lack chlorophyll A and contain a high concentration of chlorophyll B, then this plant would not undergo photosynthesis. क्योंकि chlorophyll A हमारी क्या है, CHLA, क्लोरोफिल ए हमारी क्या है, मेन पिगमेंट है। अगर रिएक्शन सेगमेंट से, रिएक्शन सेंटर से, इफ रिएक्शन सेंटर लैक्स क्लोरोफिल ए, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, मतलब नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, नो photosynthesis will occur। तो ये होएगा कि अगर क्लोरोफिल ए है ही नहीं, मेन पिगमेंट ही नहीं है, तो एक्सेसरी पिगमेंट किसको हेल्प करेंगी। पर एक्सेसरी पिगमेंट क्या करती हैं, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती हैं और क्या करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं टू क्लोरोफिल ए। बट अगर क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं है, मेन डायरेक्टर ही अगर कंपनी के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो क्या एम्प्लॉइज काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो वैसे ही क्लोरोफिल ए अगर मौजूद नहीं है तो क्या एक्सेसरी पिगमेंट्स काम करेंगी, नहीं करेंगी, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। Why is the color of a leaf kept in the dark frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? सो डार्क के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल का प्रोडक्शन नहीं होता है। जो क्लोरोफिल मौजूद होता है लीफ के अंदर वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है सेनेसेंस की तरफ जाता है। सेनेसेंस मतलब मरने की तरफ चली जाती है, टुवर्ड्स डेथ चली जाती है ना। तो अगर
क्लोरोफिल लीफ के अंदर जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा अगर उसे डार्क में रखते हैं, तो क्या होगा, पेल ये ग्रीन हो जाएगा या फिर येलो हो जाएगा। सो कैरोटेनॉइड जो होती है इट इज अ मोर स्टेबल पिगमेंट। कैरोटेनॉइड इज अ मोर स्टेबल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल वाली ग्रीन पिगमेंट होती है वो सिर्फ लाइट के अंदर ग्रीन रहती है, उसके बाद में वो सेनेसेंस की तरफ मूव कर जाता है। Look at the leaves of a same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side. Or compare the potted plants kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green? Why? The leaves in shade, they are much greener than the ones exposed in the sunlight because of, first, the chloroplast of the mesophyll cells, they are irregularly arranged and their orientation is in vertical files along the walls in the strong light. सबसे पहला रीजन क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स के अंदर वो क्या होता है, इरेगुलरली अरेंज होते हैं। इरेगुलरली अरेंज होते हैं पर जब वो शेड में आते हैं उनका ओरिएंटेशन जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो जाता है इन अ वर्टिकल पोजीशन। वो वर्टिकल पोजीशन अपना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरफ आ जाते हैं, तो ही जो है जो शेड के अंदर है मच ग्रीनर लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी लीव्स दिखने को मिलती हैं, ग्रीनर लीव्स हमें दिखने को मिलती हैं। The photo-oxidation of chloroplast, they occur in bright light. Its non-oxidation occur in the shaded areas. Photo-oxidation होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब वो ब्राइट लाइट के अंदर होते हैं, पर शेड के अंदर जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता। So the next question is, figure shows the effect of light on the rate of photosynthesis. Based on the graph, answer the following question. A, at which point A, B or C in the curve is light a limiting factor? Option B, statement B, what could be the limiting factors in region A? And C, what do C and D represent on the curve? जब हम A और B की बात करते हैं तो लाइट क्या है हमारा, इसके अंदर लाइट है हमारा, ए के अंदर हमारा लिमिटिंग फैक्टर लाइट है। देखो लाइट ही अगर बढ़ रही है तो ही हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है ना। तो लाइट इंटेंसिटी जब पीक कर गई तब हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी स्टेबल हो गया। तो ए के अंदर क्या है हमारा, लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। 50% ऑफ बी विच इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक रेट विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो हमारा बी है, बी हमारे कितने से सेगमेंट में मौजूद है, तो 50% बी जो है वो बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन लाइट। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बी का वो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन लाइट 50% पोर्शन में, उसके बाद में वो भी स्टेबल हो गया। तो ए और बी का लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ए का तो सोलली जो लिमिटिंग फैक्टर है हमारा लाइट है, क्योंकि लाइट अगर बढ़ रही है तो ही हमारा ए का फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है। बी का 50% ऑफ द रेट, फोटोसिंथेसिस रेट जो है बढ़ रहा है लाइट के बढ़ने से। नेक्स्ट, ए के अंदर हमारे कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ए के अंदर हमारे कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में मदद करते हैं। C indicates a stage beyond which the light is not a limiting factor and D is a line beyond which the intensity of light does not affect the photosynthetic rate। देखो C क्या है, C स्टेबल हो गया, मतलब लाइट इंटेंसिटी जो है C को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही। C के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही, तो C का रेट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। और D की जब हम बात करें तो D को भी लाइट इंटेंसिटी कोई अफेक्ट नहीं कर रही है। तो C indicates a stage beyond which the light is not a limiting factor। लाइट एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ती है, जिसके लाइट जब बढ़ती है तो एक सैचुरेशन पॉइंट तक ही फोटोसिंथेटिक रेट हमारा बढ़ता है। तो C को हम लोग वो थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, वो स्टेज बोल सकते हैं, वो स्टेज बोल सकते हैं जिसके बाद में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा और लाइट उसे अफेक्ट नहीं करी, तो लाइट उस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। और डी वो लाइन है जिसके बियॉन्ड जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So the next question is, give a comparison between the following: first C3 and C4 pathway, second cyclic and non-cyclic photophosphorylation, and D anatomy of leaf in C3 and C4 plants। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सारे डिफरेंसेस को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले C3 पाथवे एंड C4 पाथवे की जब हम लोग बात करते हैं, C3 पाथवे हमारा फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द मीजोफिल सेल्स। C3 पाथवे के अंदर जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर करता है।
और फोटोसिंथेसिस C4 के अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर भी होता है और बंडल शीथ सेल्स के अंदर भी होता है। बच्चों जो ये डिफरेंसेस हैं एनसीईआरटी के, ये वाले डिफरेंसेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C3 C4 पाथवे, एनाटॉमी ऑफ C3 एंड C4, तो ये तो बहुत ही अच्छे से करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोल देती हूँ। जो 9th क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C3 पाथवे के अंदर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्टर है वो है हमारा राइबोलोस बिसफॉस्फेट। पर C4 की जब हम बात करें तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। देन हम C3 पे आते हैं। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, 4 कार्बन होता है जो कि क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। देन photorespiration rate is high and it leads to the loss of fixed carbon dioxide. It decreases the carbon dioxide fixation rate. तो C3 पाथवे के अंदर क्या होता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को घटाता है ये। पर C4 के अंदर जैसे कि मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, तो C4 पाथवे के अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल और CO2 फिक्सेशन रेट ज्यादा होता है। अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन को नहीं फिक्स कर रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट नेचुरली ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है C3 पाथवे का, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। पर C4 पाथवे का क्या होता है, 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, राइस, व्हीट एंड पोटैटो। और C4 प्लांट्स के क्या है, मेज, शुगर केन, अमरांथस एंड ट्रिबुलस। तो ये है कुछ हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। सो नेक्स्ट टेबल ऑफ डिफरेंसेस पे चलते हैं, जो कि है हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 1। पर जब हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही एक पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर वाटर नहीं चाहिए होता है, पर नॉन साइक्लिक के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जनरेशन के लिए हमें वाटर जो है चाहिए होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर चाहिए होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलती है, पर नॉन साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन निकलती है। साइक्लिक के अंदर क्या होता है, NADPH सिंथेसाइज नहीं होता है, सिर्फ ATP सिंथेसाइज होता है। पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर NADPH और ATP दोनों के दोनों सिंथेसाइज होते हैं। लास्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस लिए जरूरी होता है, टू प्रोड्यूस एडिशनल ATP इन ऑर्डर टू मीट द सेल एनर्जी डिमांड। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस लिए जरूरी होता है, जिससे कि उसके प्रोडक्ट्स जो है यूज हो जाए फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टेबल ऑफ डिफरेंसेस पे चलते हैं, जो कि है हमारा एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C4। तो C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारा, क्रांज एनाटॉमी नहीं होती है, और C4 के अंदर क्या होता है, क्रांज एनाटॉमी डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट दे आर नॉट डाइमॉर्फिक, पर C4 के अंदर क्या होता है, डाइमॉर्फिक होते हैं, सेंट्रीपिटली अरेंज होते हैं, और बंडल शीथ सेल्स के जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटली मतलब सेंट्रीपिटली ऑर्गेनाइज होते हैं। देन एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, पर C4 के अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी जो होती है थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, उसी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों ये थे हमारे NCERT क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, जो कि है अड्डा 24/7 स्कूल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।